अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें और जितना भी हो सकता है हमेशा याद रखें कि अपनी तरफ से दूसरों के साथ अच्छा करने की कोशिश करें। और कई दफ़ा होता है आपके साथ कोई अच्छा नहीं करता है ना, आपको लगता है कि यार मुझे भी वैसे बिहेव करना चाहिए, बट एक्चुअली में अगर हम सब फैसला कर लें कि दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, दूसरों का ख्याल करेंगे और काइंडनेस के साथ दूसरों के साथ पेश आएंगे, तो सोचें ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है, दुनिया कितनी आसान हो सकती है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक दिन एक नेकी में। प्रोफेसर अमान रसूल हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सबसे अफजल, सबसे अच्छा घूंट कौन सा है? यानी घूंट से मुराद जैसे हम पानी का घूंट पीते हैं, दूध का घूंट पीते हैं, या कोई मशरूब होता है उसका घूंट पीते हैं हम, तो सबसे अच्छा घूंट कौन सा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा पीना, ये जो इंसान पीता है घूंट गुस्से का, फरमाया कि ये सबसे अफजल है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात और ये आदत अपने बंदों की बहुत पसंद है कि जो गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान कहता है कि ये जो गुस्से को पीने वाले हैं और लोगों को मुआफ़ करने वाले, दरगुजर करने वाले हैं, कुरान कहता है कि ये मुहसिन हैं, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह इनको पसंद करता है। यानी गुस्से को कंट्रोल करना और अपने औसान ख़ता ना होने देना, अपनी हुदूद से और अपनी हैसियत से बाहर न जाना, हर हाल में अपनी ज़ात पर कंट्रोल रखना, ये बड़े कामयाब लोगों का तरीका होता है। नाकाम लोग तो जगह जगह परेशान भी हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं और उनका बड़ा अजीब रवैया होता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पसंदीदा घूंट, अफजल घूंट, वो गुस्से का पीना है। ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो हमें भी चाहिए कि कभी ऐसी मुश्किल हो, कभी ऐसी सिचुएशन हो, हालात हों कि जिनमें हमें गुस्सा आता हो, तो हमें चाहिए कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें। बहुत ही खूबसूरत पैगाम। और हमेशा दिन का आगाज़ अच्छी सोच, अच्छे ख्यालात के साथ करना चाहिए। इसलिए हमारा ये सेगमेंट बिल्कुल प्रोग्राम के शुरुआत में हमारा रहता है, ताकि आप लोग सुबह के वक्त जो है अच्छे ख्यालात हों, आपके अच्छी सोच हो, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आउटलुक के साथ आप दिन का आगाज़ कर सकें। और सुबह के वक्त जो आपकी सोच होती है, सुबह के वक्त जो आपके ख्यालात होते हैं, एक्चुअली में वही आपके पूरे दिन को वन वे और अनदर रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर आगे चलते हुए कोई छोटा सा स्ट्रेसफुल चीज़ भी होती है तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं, जब आप पॉजिटिव सोच कर दिन का आगाज़ करते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आसान लगने लगती है। और आई थिंक यही सबसे खूबसूरत चीज़ है, दिन के आगाज़ में अल्लाह का नाम लें, अच्छा सा कुछ सोचें और दुआ पढ़कर दिन का जो है आगाज़ करें। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज़ वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, अगर आपको फैसलाबाद के मौसम की सूरत हाल से आज आगाह करते चलें तो फैसलाबाद में दिन के औकात में जो है वो गर्मी होती है, जबकि रात के पिछले पहर जो है मौसम में ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं चलने की वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आता है, जिससे फैसलाबादी जो है वो महसूस तो होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिन में पड़ने वाली ये जो गर्मी है उससे भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अक्टूबर का आधे से ज्यादा महीना जो है वो तो गुजर गया है। लेकिन इस बात की अभी तक कोई भी नवीद जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही कि सर्दियां जो है वो पूरी तरह से जो है वो आ गई हैं। वैसे तो सर्दियों का महीने का आगाज तो हो चुका है, लेकिन शहर फैसलाबाद ने अभी तक कंबल रजाइयां नहीं निकाली, क्योंकि अभी तक सही से ठंड आ ही नहीं सकी। इसके साथ साथ बात करें महकमा मौसमियात के मुताबिक तो आज के दिन में दर्जा हरारत जो है कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 55% है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। और हवाएं चलने की वजह से किसी हद तक सर्द हवाएं चलने की वजह से किसी हद तक फैसलाबाद का मौसम जो है वो तो तब्दील हो ही रहा है, लेकिन पूरे तरीकों से जो है सर्दी जो है वो अभी तक नहीं आ सकी। ताहाल महकमा मौसमियात की जानिब से फैसलाबाद में आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने आगाज में बताया कि दिन के वक्त में जो है गर्मी महसूस की जाएगी, तो वहीं रात के पिछले पहर में जो है हल्की ठंड
خنکی والی ہوائیں چلنے کی وجہ سے شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ سہانا اور خوشگوار رہے گا. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ موسم کی صورتحال دن بدن چینج ہوتے جا رہے ہیں. سردیاں فائنلی فیصل آباد شہر کی طرف آنا شروع ہو گئی ہیں. آف کورس ایک بڑا ہی سگنیفیکنٹ چینج آلریڈی نظر آ رہا ہے موسم کی صورتحال کو لے کر. لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آئی تھنک کچھ ہی ہفتوں کے اندر پوری طرح سے سردیاں فیصل آباد شہر میں آ جائیں گی. ایون تو اتنی ٹھنڈ اب نہیں ہوتی جو اتنی پہلے ہوا کرتی تھی. آئی تھنک 1-2-3 ہفتے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو بہت سردی ایکسپیرینس کرنی پڑتی ہے. بٹ ڈیفینیٹلی آئی تھنک تھوڑا ریلیف اور سانس لینے کا موقع ملے گا فیصل آباد کی شہریوں کو. آگے بڑھیں گے اور ہماری کوشش رہتی ہے آپ لوگوں سے ہمیشہ شیئر کرنے کی کہ فیصل آباد شہر میں سب سے امپورٹنٹ کیا سٹوریز ہیں. تو جی ہم چلیں گے اپنی ٹاپ سٹوریز کی طرف. اور آج کی ہماری پہلی ٹاپ سٹوری, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تاجر پریشانی کا شکار. ڈالر کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری. ڈالر کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تاجروں کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. جی یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. آگے بڑھیں گے تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. بات کریں گے ان سے انہی چیزوں کے حوالے سے. کوشش کریں گے بریک ڈاؤن کریں کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے ان کو سارٹ آؤٹ ہم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ فضیل احمد موجود ہیں, ہمارے رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں فضیل. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ مرزا شفیق احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیف آرگنائزر سٹی انجمن تاجران فیصل آباد ہیں, چیئرمین انڈسٹری اینڈ لوم اونرز ایسوسی ایشن بھی ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح میں بات کری تھی ہماری ٹاپ سٹوریز آج کی, اگر اس کے علاوہ ہم لوڈ شیڈنگ کا تو ایک ایشو بہت ہی پرومیننٹ اس وقت ملک میں ہے. اور ایون دو سردیاں آ چکی ہیں, زیادہ تر گھروں میں اب اے سی نہیں استعمال کیے جا رہے اور جو لوڈ یا برڈن پہلے موجود تھا وہ ڈیفینیٹلی ریڈیوس ہوتا ہوا نظر آیا. کوئی میجر لوڈ شیڈنگ میں چینج نہیں آیا. کم تو ہوئی ہے تھوڑی, ایٹ لیسٹ شہری علاقوں میں تو کم ہوئی ہے, لیکن اس کا کوئی میجر چینج نظر نہیں آیا. انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف 20% انڈسٹری کے لیے پرائسز کو فکس کیا گیا ہے اور باقی 80% اسی طرح سے اسٹرگل کر رہی ہے بڑھتی اترتی ہوئی پرائسز کے ساتھ. جہاں پر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی چیزیں بہتر ہوں گی, چیزیں امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی. تو ڈیفینیٹلی کتنی پالیسیز کو بدلا گیا ہے, کتنی پالیسیز کو انڈسٹری کے لیے فرینڈلی بنایا گیا ہے. فضیل ضرور اس پہ کامنٹ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فاطمہ, جو سب سے پہلے شروع میں آپ نے بات کی ہے کہ جو بجلی کی قیمتوں کو کم کیا گیا ہے تو وہ صرف ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے اس کے لیے حکومت کی جانب سے وہ فیصلہ ہوا ہے اور وہ ان کو ریلیف دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. لیکن جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے جو کہ فیصل آباد کی سب سے اہم جس کو انڈسٹری سمجھا جاتا ہے, جس میں پاور لوم سیکٹرز ہیں, ایمبرائڈری ہے یا پھر دوسری انڈسٹری, تو اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی جو فی یونٹ ہے وہ بجلی کا تقریباً 60 سے 65 روپے 60 سے 65 روپیز پر یونٹ اب وہ بلز جو ہیں وہ چارج کیے جا رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ کس حد تک بند ہو چکی ہے اور تقریباً 60% آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت بالکل کلوز ہے. اور دوسری جو چل رہی ہیں وہ آپ کی پاور لوم انڈسٹری ہو یا پھر دوسری, وہ بھی کوئی 50% 60% چل رہی ہے. اس کے علاوہ وہ بھی 40% جو فیصد ہے اس میں سے بھی 60% صرف وہ کچھ گھنٹے کے لیے چلتی ہے. جیسے آپ نے لوڈ شیڈنگ کا ذکر کیا ٹاپ سٹوری میں, تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کبھی بند ہو جاتی ہے, کبھی آپ کی جو پیداواری لاگت ہے اس کی وجہ سے مالکان کو بند کرنا پڑتی ہے. لیکن جب مالکان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو 20 سال سے یا 10 سال سے مزدور ان کے ساتھ جڑے ہوئے, وہ صرف ان کی بقا کے لیے چلا رہے ہیں تاکہ وہ صرف ان کے گھر کا روزگار چلتا رہے. اگر اس کے اگینسٹ وہ کہتے جا کر دیکھیں تو ہمیں کوئی اس میں بچت نہیں ہو رہی, نہ ہی کوئی ان کا کوئی فائدہ ہے. وہ نقصان میں جا کر چلا رہے ہیں تاکہ تھوڑا بہت مزدور کا جو ہے وہ اس کی دہاڑی لگتی رہے. اس کے علاوہ دوسری جو پالیسیز ہیں آپ اگر دیکھیں, بجلی کے علاوہ بھی آپ کی گیس جو ہے اس کی شدید قلت ہے, وہ آپ انڈسٹری کو پوری نہیں دے پاتے. اس کے علاوہ جو بنیادی ضرورت کے آپ کے را مٹیریلز ہیں وہ انڈسٹری کو اس ویسے نہیں مہیا کیے جاتے جیسے ہونے چاہیے. سب سے اہم تو آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جس کے لیے کپڑا جو ہے وہ دھاگا کاٹن اس کی اہم ضرورت ہوتی ہے, وہی اپنے آپ کے ملک میں نہیں ہے.
اس کے علاوہ دوسرے را مٹیریلز، کیمیکلز، وہ سارا کچھ آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اور ڈالر جو ہے وہ اس کی آپ قدر دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. جب آپ نے چیزیں امپورٹ کرنی ہیں پھر اس کو استعمال میں لانا ہے تو ظاہر سی بات ہے پیداواری لاگت تو بڑھتی ہے. اور سب سے پھر جو آپ کی وہ بجلی کا جو فیکٹر ہے وہ مہنگی ہو گئی. اور یقین کریں کہ 3-4 سال میں 18-20 روپے سے 60 سے 65 روپے تک فی یونٹ جانا یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور اس سے انڈسٹری تو ظاہری بات ہے تباہ ہو چکی ہے. اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی اس سے وہ مرزا صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. فضیل، اسی کے ساتھ جس طرح آپ نے بات کی ڈفرینٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اینڈ آئی ڈو بلیو کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف اور صرف ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے پرائسز کو فکس کیا ہے. باقی اگر آپ دیکھتے ہیں اتنی اور زیادہ ہماری انڈسٹری ہے، ڈفرینٹ ڈومینز میں ہماری انڈسٹری ہے جن کے لیے کسی بھی طرح کی ایٹ لیسٹ فار ناؤ کوئی بھی پالیسیز امپروو نہیں کی گئی فرام دا پاسٹ. مرزا صاحب، آپ کے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون سی پالیسیز ہیں جن پر فوکس ہونا چاہیے، جن کو امپروو کرنا چاہیے یا تبدیل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، اپنے ملک کے اندر جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس کو ریلیف پہلے دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے آگے نکلے. اور بیڈ لک یہ کہ اس ملک کے اندر جو پالیسی میکر ہیں ان کو آج تک میں نے دیکھا کہ جو بڑے ایکسپورٹر ہیں 20% ہیں وہ لوگ، وہ خواہ اسپننگ مل ہو یا کوئی اور ٹیکسٹائل کا شعبہ ہو، جب بھی کوئی حکومت آتی ہے ان کے ساتھ میٹنگ کرتی ہے. اب دیکھیں وہ 9 جو سینٹ والا ریٹ تھا اس کو ختم کیا، ان کو بلا کے 20 روپے یونٹ کر دیا. اب دیکھیں وہ 20% لوگوں کو تو آپ 20 روپے یونٹ دے دیں گے، مگر جو لوکل انڈسٹری ہے، جو آپ کے کپڑے وغیرہ یا آپ کی تمام چیزیں جو آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ یہاں پہ بنا سکتے ہیں، ان کو آپ ریلیف نہیں دے رہے. اس کو آپ 60 روپے یونٹ 70 روپے یونٹ تک جا رہا ہے. اور یہ 70 روپے یونٹ پوری دنیا میں آپ کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں نہیں ہے. ہمارے ساتھ بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، اس کو آپ چیک کر لیں. اور یہ بہت بڑی بیڈ لک ہے کہ حکومت جو ہے اس پہ کوئی بھی حکومت آتی ہے اس پہ غور نہیں کرتی. اب 80% جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ مزدور بھی زیادہ وابستہ ہیں، وہ لوگ بھی پریشان ہیں. جو انڈسٹری اونر ہے ان کو پوری تنخواہ نہیں دے سکتا، وہ اس کا ریٹ ہی اتنا زیادہ ہے. 30% انڈسٹری بند ہے، 2 لاکھ مزدور بے روزگار ہیں. اور پاور لوم کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ 5 لاکھ مزدور ہے. پورے فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے اس کے مزدور 2 ملین سے زیادہ ہے. اب دیکھیں جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر 2 لاکھ مزدور روڈوں پہ ہوگا تو آپ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس میں بھی آپ کو پریشانی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے، یہ جتنے بھی لوگ بڑے بڑے ہیں 20% لوگ ہیں، اگر وہ جا کر حکومت کو کہتے ہیں یہ 1 کروڑ روپیہ سلابزد گن کے فنڈ میں رکھ لیں، میں کہتا ہوں مجھے 20 روپے یونٹ دیں اور میں 5 کروڑ روپیہ کسی جگہ پہ بھی یہ رکھیں کہ یہ سیلاب آ گیا ہے، یہ زلزلہ آ گیا ہے، یہ طوفان آ گیا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے اس ملک کو لوٹ کر پھر عطیہ دینا ہے تو حکومت نے خوش ہونا ہے تو پھر بدقسمتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس شہر کے تاجر، اس ملک کے تاجر، اس ملک کے چھوٹے انڈسٹری، ان سے زیادہ پیسے سیلاب زدگان کے لیے، زلزلہ آ جائے، ملک میں طوفان آ جائے، کوئی بات ہو جائے، سب سے زیادہ تاجر حصہ لیتے ہیں. اور ان کو آپ بجلی دیں، آپ کسی دکاندار کو پوچھ لیں، میں قسم سے کہتا ہوں کہ رات کو بیچارہ اپنی روٹی بڑی مشکل سے لے کے جاتا ہے اور کئی دن خالی چلے جاتا ہے. آپ مزدور سے پوچھ لیں کہ شام کا کھانا اس کے گھر نہیں بنتا. آپ چھوٹی انڈسٹری اونر کو پوچھ لیں کہ اس کا بیچارے کا کیا حال ہو گیا. جس کو یونٹ آپ 30 روپے 28-30 روپے کا دے رہے تھے آج سے 6 ماہ پہلے، اب اس کو آپ 60 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں. کیا آپ کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے سب سے زیادہ چلانے والے ملک کو، بے روزگاری کو ختم کرنے والے، اس ملک کے اندر کفن تک مہیا کرنے والے انڈسٹری، اس کو آپ 60 روپے یونٹ دے رہے ہیں؟ صرف یہی ہے کہ عمران خان کے دور میں اگر ریلیف ملا تو ایکسپورٹروں کو ملا. ایک بندے نے جس کے پاس 1 گاڑی تھی اس نے 2-2 3-3 گاڑیاں لے لی. میں کہتا ہوں ریلیف دیں،
हमें कोई इतराज नहीं। जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें, वो मुल्क के अंदर छोटी इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री बना सकती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इम्पोर्ट, क्योंकि सबसे बड़ा मसला मेरा ख्याल है हमारा ट्रेड डेफिसिट ही रहा है, जो हम बेहतर नहीं कर पाए। एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं, इम्पोर्ट भी ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में नहीं बन रहा होता है। मजीद गुफ्तगू करें इससे पहले कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैंने बात ये करनी है कि इस बार तेल बहुत ज्यादा ढीला है और डॉलर फिर महंगा हो गया है। ये हुकूमत जो है ना, ये कोई रिलीफ नहीं दे रही और उम्मीद है इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में भी नहीं देगी। तो बेहतरीन हाल ये कि इलेक्शन जो आए जाए, तो जो हुकूमत आए आवाम की सपोर्ट हो। तो आपको शुक्रिया, आपने फिर नीचे सुर्खी भी चलाई हुई है कि डॉलर भी महंगा हो गया है, तो आपको मेहरबान। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे। जहाँ तक मैं बात समझ पाई, आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी, बट मैं जहाँ तक समझ पाया उनका कहना था कि डॉलर की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं और डिफरेंट और चीज़ें जो कि ऑफकोर्स मुल्क को इम्पैक्ट कर रही हैं, मुल्क की इकॉनमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। हमारी तो यही कोशिश रहती है कि ऑफकोर्स इदारों तक, पॉलिटिशियंस तक आपकी आवाज़, आपके मसाइल लेकर जाएँ, पहुँचाएँ। फैसलाबाद शहर में फजील सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी इंडस्ट्री ही है। GDP में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमेशा से बड़ा मेजर रहा है फैसलाबाद शहर का। जिस तरह मिर्जा साहब ने भी बात की, 80% लोकल इंडस्ट्री को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा प्राइसेस को लेकर। एंड रॉ मटेरियल जो कि बड़े आराम से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो सकता है, इंक्लूडिंग अदर स्टफ जो कि ऑलरेडी हो रहा है मैन्युफैक्चर, क्यों इस सेक्टर को इतना इग्नोर कर दिया जाता है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि कभी भी किसी भी गवर्नमेंट का इस तरफ कोई भी तवज्जो नहीं रही। कोई देखें, अगर आप अपनी इंडस्ट्री को चाहते हैं कि इंडस्ट्री आपकी तरक्की करे, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए कि जो आपका मुल्क दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है वो आपके मुल्क के अंदर बननी चाहिए। और अगर ऐसा मुमकिन हो तो वो हुकूमत को चाहिए कि वो जो भी हुकूमत हो उस टाइम की, उसको चाहिए कि सपोर्ट करे उन चीज़ों को। जैसे मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जो चीज़ें हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं वो हम यहाँ पर बना सकते हैं अपने मुल्क के अंदर, तो क्यों नहीं हुकूमत की जानिब से इस तरफ तवज्जो दी जाती, क्यों नहीं इनको सपोर्ट किया जाता कि बजाय इसके कि वो चीज़ें हम इंपोर्ट करें और हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़े, हम उसको कम करने के लिए अपने मुल्क के अंदर वो रॉ मटेरियल्स तैयार करें, वो अपनी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करें, ताकि कम से कम हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हों और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ऊपर जाएं। जब आपकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएंगी तो जाहिर सी बात है आपकी मईशत जो है वो भी मजबूत होगी, डॉलर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और आपके मुल्क के अंदर बेरोज़गारी जो है वो भी, देखें, जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है बेरोज़गारी जो है वो भी वैसे वैसे बढ़ती है। उसकी वजह ये है कि जब से आप देखेंगे डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, आपकी बिजली, आपकी गैस, हर चीज़ महंगी हो रही है, उसकी वजह से इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है। जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि फैसलाबाद के अंदर 2 लाख मजदूर बेरोज़गार हैं, तो 2 लाख मजदूरों का मतलब है कि आपके 2 लाख ख़ानदान जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं और एक ख़ानदान के अंदर कमोबेश 4 से 5 फर्द आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपके मुल्क आपके सिर्फ फैसलाबाद शहर के अंदर 15 से 20 लाख लोग जो हैं वो इस बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत की चक्की में हो, तो आप पूरे मुल्क का कैसे फिर हिसाब लगा लें कि क्या हालात होंगे। तो सबसे पहले हुकूमत जो भी हो वो अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल जो हैं उनकी पैदावार के लिए चाहिए कि उनको कोशिश करनी चाहिए, अगर जो बना सकते हैं उनकी सपोर्ट करनी चाहिए उस हवाले से, और फिर उनको रिलीफ देने चाहिए, वो चाहे बिजली की मद में हो या फिर जो रॉ मटेरियल्स ख़रीदने हैं, जो भी चीज़ें हैं उनकी कीमतों की मद में हो। हुकूमत एक दफ़ा अगर सपोर्ट कर देगी तो वो फिर आप के मुल्क के लिए इन फ्यूचर भी वो काम आएंगी चीज़ें, और वो फिर उस इंडस्ट्री जो होगी वो भी आपको टैक्सेस देगी और वो मुल्क के ख़जाने में जाएंगे। अच्छा, यही आई थिंक पता नहीं क्यों निगलेक्ट कर दी जाती है बात कि एक्चुअली में अगर हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश करती है, हमारे जो लेबरर्स हैं उनको अच्छा काम मिलता है, अच्छी पे मिलती है, तो फ़ायदा गवर्नमेंट का ही है, टैक्सेशन आम का भी बहुत फ़ायदा है इसके अंदर। तो आई डू समटाइम्स वंडर कि आखिर क्यों उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है जब एक्चुअली में फ़ायदा हमारा ही है, हमारे मुल्क का ही फ़ायदा है। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से एंड डिफरेंट इशूज़ जो कि हमारी इंडस्ट्री एट द मोमेंट फेस कर रही है। स्पेशली अगर हम लोड शेडिंग की बात करते हैं, हैज़ बिन अ ह्यूज कंसर्न और पिछले कुछ अरसे में डेफिनेटली इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। अगर हम चाहते हैं सच में कि हम चीज़ों को बेहतर कर सकें तो आई थिंक देयर सर्टन थिंग्स जो कि करनी पड़ेंगी। मिर्ज़ा साहब ज़रूर बताइएगा, अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बर्डन को भी इंक्रीज किया जाता है और जो टैक्स रेवेन्यू बेहतर आई डू थिंक उसमें बेहतरी आई है। क्या लगता है कि पॉलिसीज बेहतर हैं या बेहतर हो सकती हैं? और देखें, टैक्स जो है ना ये तो देना चाहिए और ताजर इंडस्ट्री ओनर देना भी चाहते हैं। इसमें तरीकाकार जो है इनका ये नहीं ठीक, उसको आप बेहतर कर लें तो लोग टैक्स देना चाहते हैं। और इस मुल्क के अंदर बैड लक ये है कि जितने अफसरान हैं, ख्वाह टैक्स के अंदर हो, पुलिस के अंदर हो, वापटा के अंदर हो, किसी शोबे के अंदर हो, वो जो टैक्स देने वाले हैं, जो अवाम है, उनको गुलाम समझते हैं, उनके साथ ट्रीटमेंट ऐसी करते हैं गुलामों वाली। आप किसी दफ्तर में जाके देख लें, कोई अफसर, ख्वाह पुलिसमैन बड़ा अफसर हो, वापटा में हो, कोई भी हो, वो इतनी अच्छी बात नहीं करता लोगों के साथ, उनको रिलीफ नहीं मिलता। आप पूरी दुनिया में जाके देख लें, कोई वामी बंदा किसी दफ्तर में जाए तो उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। यहां पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर टैक्स कहते हैं, टैक्स दें। बहुत ज्यादा लोग इस वक्त परेशान है। ऐसी हालत में क्या करें? रोटी नहीं खा सकते तो टैक्स क्या दें? टैक्स उस वक्त लिए जाते हैं जब आप मुल्क के हालात को बेहतर करें। आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट जो कर रहा है बंदा, उसको डॉलर का बेनिफिट होगा, जो इंपोर्ट कर रहा है उसको नुकसान होगा कि वो महंगी चीजें बेच रहा है। बिल्कुल। एंड क्वाइट रिसेंटली इनफैक्ट हमारे शो में एक गेस्ट मौजूद थे जिन्होंने इस चीज़ को भी क्लैरिफाई किया कि डॉलर प्राइसेस ज़्यादा होने से एक्सपोर्टर को भी फायदा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप एक ऑर्डर लेते हैं जिस प्राइस के ऊपर आप लेते हैं, जब डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होती है उसके बाद आपको भी उन चार्जेस को कवर अप करना पड़ता है और कई दफ़ा मोस्टली बल्कि पर्सनली करना पड़ता है। 6 महीने पहले तक से ऑर्डर्स कई दफ़ा लाइन अप हुए होते हैं, रेट्स डिसाइडेड होते हैं, तो जो भी डॉलर प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो वो नुकसानदेह साबित होती हैं और बहुत ही कम केसेस में उनसे एक्चुअल में कोई फ़ायदा होता है। फजील, ओवरऑल अगर हम कोशिश करें इस डिस्कशन को थोड़ा सा डायरेक्शन देने की, हमारी इंडस्ट्री बहुत सफ़र कर चुकी है पिछले, अगर सिर्फ हम पिछले कुछ 7-8 महीनों का ही अगर हम ऑब्जर्व करें उसके दौरान, क्या हम दोबारा से रिवाइव कर सकेंगे अपनी इंडस्ट्री को? देखें फातिमा, जो पिछले 7-8 माह या फिर 1 साल की अगर बात करें ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी तबाही की वजह आपकी पैदावार लागत बनी है। आप जिस मर्जी इंडस्ट्री से मालकान से जाकर पूछ लें, वो चाहे पावरलूम सेक्टर हो, वो चाहे एम्ब्रॉयडरी हो, या फिर आपकी प्रोसेसिंग मिल्स हों, डाइंग्स हों, वो हर इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त तबाही का शिकार है, तबाही की तरफ जा रही है। वो आप प्रोसेसिंग मिल्स मालकान जो हैं उनसे जाकर पूछें, वो भी आपको बताएंगे कि हमारी 40 से 50% इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ फैसलाबाद के अंदर बंद हो चुकी है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो पैदावारी लागत है वो बढ़ चुकी है और हम करोड़ों का नुकसान भी कर चुके हैं, जिसके बाद मजबूरन वो बंद करना पड़ी हैं फैक्ट्रियाँ। तो जैसे मिर्ज़ा साहब अभी टैक्सेस की बात कर रहे थे, तो उसके लिए भी टैक्स पेयर्स की हौसला शिकनी की जाती है, हौसला अफजाई करने की बजाय। जो टैक्स दें आपको चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई करें ताकि दूसरे लोग भी इस तरफ माइल हों। और जो आपने इंडस्ट्री की बात की है कि हम इसको दोबारा के अपने पाँव पर खड़ा कर सकते हैं, तो इसके लिए हुकूमत चाहे PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, जो भी हो, उसको चाहिए कि वो अपने मुल्क के मफाद के लिए सोचते हुए, इस मुल्क के मजदूरों के लिए सोचते हुए वो इंडस्ट्री का साथ दें। इंडस्ट्री को बूम एक कोई दौर था वो कोरोना का, उसमें एक्सपोर्ट हमारी बड़ी ऊपर गई, लेकिन हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सके। उसकी वजह यही थी कि हमारे पास कोई पॉलिसी मेकर्स, मैं ये माजरत के साथ कह रहा हूँ, कोई पॉलिसी मेकर्स हमारे पास ऐसे नहीं थे जो ऐसी पॉलिसियाँ बना सकते कि जिससे हम फ़ायदा और लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा उससे हासिल कर सकते। वो कुछ माह के लिए हमने एक्सपोर्ट की, बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट हुई, उसी चीज़ को मौजूदा हुकूमत ने वो अपना बयानिया बना लिया कि जी देखिए हमने एक्सपोर्ट को ये कर दिया, फ्यूचर के लिए कुछ करके दिखाएं।
تاکہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں کہ کسی نے کوئی پالیسی بنائی تھی. تو انڈسٹری کو دوبارہ اپنے پاؤں پر لانے کے لیے پالیسیز کی ضرورت ہے, اور پالیسیز ایسی کہ جس میں آپ کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس پالیسیز میں حصہ لیں, اور اس کو بنانے میں ان کی بھی باتیں جو ہیں وہ شامل ہوں, ان کی مرضی شامل ہو. جب دیکھیں دونوں طرف فریقین جو ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن سے کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو وہ لانگ ٹرم فیصلے جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گے. جب آپ خود بیٹھ کر دیکھیں, میں اگر کہوں کہ فاطمہ نے پروگرام کرنا تو اس میں چیزیں صرف خود ڈسکس کر کے آپ کو دے دوں تو اس میں آپ کو بھی مشکلات ہوں گی. آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کون کون سے سیگمنٹ کب رکھنے ہیں, تو وہ اس میں زیادہ آسانی ہوگی. جب دونوں طرف سے اسٹیک ہولڈرز بھی ہوں, پالیسی میکرز بھی ہوں, خود بیٹھ کر پالیسی بنائیں گے تو وہ آپ کے ملک کے لیے زیادہ فروٹفل ثابت ہو سکتی ہے, آپ کے مزدوروں کے لیے, آپ کی معیشت کے لیے, آپ کے جو انڈسٹری مالکان ہیں ان کے لیے, اور سب سے پھر کہ آپ کی حکومت کے لیے بھی, کیونکہ آپ کی حکومت کے اندر وہ فیصلہ ہوگا, آپ کی حکومت کے اندر زیادہ زر مبادلہ ملک کے اندر آئے گا تو وہ پھر آپ کی جو ساکھ ہے وہ بھی مضبوط ہوگی. تو اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے آئندہ انڈسٹری کو اگر چاہتے ہیں حکمران کہ وہ زیادہ انڈسٹری جو ہے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے اور ہم ترقی کریں, تو اس کے لیے حکومت کے جو بھی پالیسی میکرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ بیٹھ کر فیصلے کریں. اور ابھی بھی یہ وقت ہے, ہمارے ہاتھ سے وقت نہیں نکلا, ابھی بھی بیٹھ جائیں, دونوں طرف اکٹھے بیٹھ کے فیصلے کر لیں تو یقین کریں کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا سکتی ہے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں پالیسی میکنگ کی اور اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کرنے کی, پالیسیز بنانے کی, مرزا صاحب کیا رکاوٹیں, ہرڈلز آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کے راستے میں کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کی گئی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ایسا ہے جس کے پاس پیسہ ہے نا, اس کو اگر بولنا بھی نہیں آتا تو وہ چودھری ہے. حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس کو ٹکٹ دیں. جب ملک کے اندر پیسے کی تقسیم غلط ہو جائے تو پھر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا حکومت کے کنٹرول میں ہے, ہو سکتی ہے. بجلی کے ریٹ کو کنٹرول کریں آپ اس کو پٹرول کے ریٹ کو کنٹرول کریں تو مہنگائی نیچے آ جائے گی. اب سبزی غریب آدمی کے پہنچ سے دور ہو چکی ہے, وہ بیچارہ سبزی نہیں خرید سکتا, تو حکومت کہاں پہ سوئی ہوئی ہے؟ دونوں بڑی, تینوں بڑی, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, کبھی کسی نے بیان دیا کہ مہنگائی ہو رہی ہے؟ نیائی صاحب یہ کر رہے ہیں, عمران خان نیازی صاحب, شباز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں. یہ دونوں آپس میں لگے ہوئے ہیں. عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان دونوں نے سارے اس 4-5 ماہ کے اندر ایک دوسرے کے خلاف پروپوگنڈے کیے ہیں. کسی نے مہنگائی کے خلاف نہیں سوچا کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے. آپ دیکھیں 4 ماہ کے اندر آپ 60 روپے پہ یونٹ لے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہ ہو, اور نیچے حالت یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے یا دوسرے ہیں, کیا کسی کو پوچھا بھائی تم نے ریٹ بڑھایا, کس سے پوچھ کے بڑھایا؟ میں ایک بیکری کی مثال آپ کو دیتا ہوں. 800 روپے کلو بسکٹ دیتا تھا, وہ اب 1200 روپے دے رہا ہے. اس کو میں نے پوچھا یہ 400 روپیہ کیسے بڑھایا؟ کسی سے پوچھ کے بڑھایا؟ نہیں جی, ہم نے وہ اپنا را مٹیریل دیکھا اور اس کے حساب سے بڑھا دیا. جس ملک میں یہ حالت ہو کہ اپنی مرضی سے ریٹ بڑھانے ہیں, اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. یہ جتنے بیوروکریٹ ہیں ان کو گھر بھیج دیں گے, انہوں نے یہ بھی کنٹرول نہیں کرنا. تو کم سے کم مہنگائی, مصنوعی مہنگائی پہ کنٹرول کرنا انتظامیہ کا کام ہے. ان کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں. اوپر تو بیٹھے جو ہیں نا, وہ تو بات ہی نہیں کر رہے نا, یہ بھی کوئی کام نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت ملک وارث ہے, کوئی اس کا وارث نہیں ہے. آپ یہاں پہ کوئی چیز لے آئیں, اس کا 10 روپے ریٹ ہے, آپ 50 روپے بیچیں, آپ کو کوئی پوچھ جائے گا تو پھر بات کرنا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امبرائڈری اور پاور لوم, یہ گتے کی فیکٹریاں, جتنی لوکل انڈسٹری ہے, ساری تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. کوئی بندہ آپ واپٹا کے دفتر میں جا کے دیکھ لیں, گھروں کے لوگ 3-3 ماہ ہو چکے ہیں بل نہیں ادا کر سکے. انڈسٹری اونر قسطیں کرا رہے ہیں اور وہاں پہ دھکے کھا رہے ہیں. جو افسران ہیں وہ بات سننا پسند نہیں کرتے ان لوگوں کی, تو پھر مجبوراً ہمیں جانا پڑتا ہے وہاں پہ.
ऐसे हालात में आप मुल्क को दिवालिया कर रहे हैं, गुर्बत में इजाफा कर रहे हैं। आप रोड पे देख लें, मांगने वाला एक आधा को नजर आता था, अब गाड़ी के शीशे तोड़ते हैं। वो लोग कौन है? वो ही लोग हैं जो 2 लाख मजदूर फारग है। वो खानदान क्या करें, धक्के खा रहे हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है बिजली के रेट को कम करें। अगर ये 60 रुपए रेट रहा तो लोकल इंडस्ट्री किसी हालत में भी चल नहीं सकती। आपको पता है कि कॉटन मुल्क के अंदर नहीं है, तो आप उसकी पहले पॉलिसी बनाएं कि हमने इतनी चाहिए, इतनी लेनी है। वो कोई अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। टेक्सटाइल के मुतल्लिक कोई बंदा ऐसा लगाए जो टेक्सटाइल को समझता हो। कोई टेक्सटाइल की समझने वाला नहीं है। आप इंडिया को देख लें, वहां पे एक कमेटी बनी है 11 रुकनी। मैं वहां पे गया था टेक्सटाइल के मुतल्लिक, तो उस कमेटी ने हर 3 माह के बाद मीटिंग करनी है कि ये भाई टेक्सटाइल के क्या रेट है, अगले 3 माह के लिए क्या रेट मुकर्रर करने हैं, उसी रेट पे चलना है। आप सूत्र मंडी में चले जाएं, आज बोरा 20,000 का है, कल 25,000 का हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। और इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर कोई भी चीज उसका रेट कोई गवर्नमेंट तय नहीं करती। मैं यूके में रहा हूं, एक स्टोर के अंदर गया तो 5 जो है ना 5 रुपए उसका ज्यादा था, पाउंड ज्यादा था रेट लगा हुआ है मोबाइल का। तो उन्होंने कहा बाहर निकल गए सारे, वो पूरा स्टोर बंद कर दिया। मैंने कहा हुआ, कहते 5 पाउंड मोबाइल का रेट ज्यादा लगा हुआ था, यहां पे आप 50 पाउंड लगा दे, आपको कोई नहीं पूछेगा। ये लवारस मुल्क है, लूटने वाले आ जाते हैं, मुल्क लूट कर चले जाते हैं, गरीब धक्के खा रहा है, कर्जा अरबों रुपए का वो गरीब अदा करे, ये याशियां करें। तो ऐसे हुक्मरान जो है ना, ये कभी अवाम के लिए बेहतर नहीं हो सकते। अवाम को होश के नाखन लेने चाहिए। बिल्कुल। एंड अवाम का जो रोल है, जो जगह है, जो सिग्निफिकेंस है हमारे मुल्क में, आई थिंक वो एक दफ़ा फिर हमें याद करने की ज़रूरत है, और अपने हकूक एक दफ़ा फिर आई थिंक हमें याद करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे डिफरेंट इशूज़ के हवाले से। अब कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक एंड पार्किंग के मसाइल जो कि फैसलाबाद शहर में मौजूद है उनके बारे में बात करें। बाजारों की बात करें अगर हम, तो हम सब ने देखा है, जितने भी लोग अगर फैसलाबाद शहर में 8 बाजारों को अगर आपको जाना हुआ है तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे पार्किंग के कितने मसाइल हैं, कितने डिफरेंट इशूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं। ना सिर्फ ये दुकानदारों के लिए प्रॉब्लमैटिक रहते हैं, जहाँ पर कई दफ़ा दुकानों के सामने गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं, उनकी एंट्रेंस ब्लॉक हो जाती है, उनके अपने जो लोडिंग ट्रक्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट इशूज़ ऑफ कोर्स के अंदर शामिल है। फजील, थोड़ी सी ज़रूर इस पर रोशनी डालिएगा, कितना इंपॉर्टेंट इशू है और दुकानदारों के लिए क्या मसाइल हैं, खरीदारों के लिए क्या मसाइल हैं? देखें फातिमा, जो पार्किंग के मसाइल हैं वो तो बड़े बड़े फैसलाबाद के आप कहें कि दरीना मसाइल हैं, और हर बाज़ार के, सिर्फ एक बाज़ार के नहीं, हर बाज़ार के अंदर यही मसला है। और पार्किंग की वजह से आपकी ट्रैफिक जो है उसका निज़ाम बड़ा ख़राब रहता है। और सबसे बड़ा जो इशू है पार्किंग का वो कचहरी बाज़ार के अंदर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्किंग वहाँ पे लगती है। और ये फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया जो है उसकी जानिब से कभी भी देखा नहीं गया कि कोई अच्छा स्टेप लिया गया हो। मैं ये अभी जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर हैं, इनसे पहले जो आए थे, उन्होंने पार्किंग के हवाले से 1-2 दफ़ा कार्रवाइयाँ की और पार्किंग को जी बड़ा अच्छा किया जाएगा, उसको मसाइल को हल किया जाएगा, वो चले गए। तो अब जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो ये कर रहे हैं कि पहले कचहरी बाज़ार के अंदर सिर्फ एक तरफ लगती थी पार्किंग, अब दूसरी तरफ भी लगना शुरू हो गई। ये हालात हैं आपके शहर के इंतज़ामिया के, और जो आपके शहर के बड़े अफसरान हैं, जिसमें कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, उसको माई बाप कहा जाता है शहर का। तो देखें, उनको चाहिए कि वो बाज़ारों के अंदर जाकर देखें हालात को। आपका कचहरी बाज़ार जो है वो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन बाज़ार है 8 बाज़ारों का, और उसके अंदर दोनों तरफ जो मोटरसाइकिल पार्किंग है वो लग रही है। पहले एक तरफ लगती थी, अब दूसरी तरफ भी एक लाइन लगना शुरू हो गई। तो उससे आपका फिर कैसे आप कहेंगे कि आपके जो 8 बाज़ार हैं वो इस शहर की पहचान है, और वहाँ से अगर जब तक आपकी पार्किंग ख़त्म नहीं होगी, आप कहीं बाहर शिफ्ट नहीं करेंगे पार्किंग को, ना तो आप 8 बाज़ारों की जो खूबसूरती है वो लोगों को दिखा सकते हैं, आप बल्कि उसकी अफादियत खो रहे हैं। आपके जो घंटाघर के 8 बाज़ार हैं,
تو اس کے لیے چاہیے انتظامیہ کو وہ کوئی کارروائیاں کرے، اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو پارکنگ کے مسائل ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ اگر گاڑی کھڑی کرنی ہے تو 1 گھنٹے کا 50 روپے آپ سے وہ وصول کیے جاتے ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ ایک دفعہ کر دی گاڑی کھڑی، پرچی لے لی، تو جب آپ آئیں گے پرچی دیں گے، پیسے دیں گے، وہ گاڑی لے جائیں۔ اب پرچی بھی نہیں دیتے اور 50 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے وہ وصول بھی کرتے ہیں پیسے۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے کون بدمعاش آ گئے ہیں، نہ تو آپ کی انتظامیہ کو پتہ ہے، نہ متعلقہ پارکنگ کمپنی کو ان کا پتہ ہے، اور نہ ہی ان کے وہ کنٹرول میں ہیں بندے جو آ کر وہ وصولیاں کرتے ہیں فی گھنٹے کے حساب سے۔ نہ آپ کی پارکنگ کمپنی کو پتہ ہے ان کا، نہ آپ کی ضلع انتظامیہ کو پتہ ہے۔ کہاں سوئے ہیں آخر؟ یہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ ان کو صرف اپنے آفسز میں بیٹھ کر ہی وہاں سے آرڈرز دینے کا صرف کوئی ہے کہ یہی آپ کی ڈیوٹی ہے؟ اپنے کمروں سے نکلیں، آپ شہر کے حالات کو دیکھیں۔ آپ اس شہر کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو کوئی فرائض سر انجام دینے کے لیے یہاں پر بھیجا گیا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نکل کر اپنے شہر کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھیں، ان کے حل کے لیے کوئی اقدامات کر کے دکھائیں۔ مرزا صاحب، آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے کچھ؟ کیا مسائل آپ کے خیال میں دکانداروں کے لیے زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو 8 بازاروں کے اندر دکاندار ہیں ان کی تو بیچاروں کی سیلیں ہی ختم ہو چکی ہیں اس پارکنگ کی وجہ سے، اور 1 وے کی خلاف ورزی اتنی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ٹکہری بازار سے لوگ جا رہے ہیں، ادھر سے آ بھی رہے ہیں، امین پور بازار میں دیکھ لیں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اسی طرح 8 بازاروں کے اندر صورتحال یہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وارڈن جو کھڑے ہیں اگر سختی کی جائے، میں نے یہاں پہ ایک وقت دیکھا کہ اگر کوئی سائیکل والا آ رہا تھا نا 1 وے کی خلاف ورزی کر کے، اس کے سائیکل کی ہوا نکال دیتے تھے۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس سٹیج پر آ کر یہ لا لیسنس کی سٹیٹ فیصل آباد شہر میں آئی، یہ پارکنگ کے حوالے سے، ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چنیور سے مہتاب رسول بات کر رہا ہوں۔ جی بتائیں جی، کہ کچھ جی، پوچھنا چاہیں چنیور گے؟ سے مہتاب رسول بات کر رہا ہوں۔ جی جی، کچھ پوچھنا چاہیں گے، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بس آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی، وہ یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کاروباری لوگوں کے مسائل کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں نا؟ جی جی جی۔ تو یہ ہے نا، یہ بازاروں میں اب ہم کرائے پہ کام کرتے ہیں نا، تو مالک کرایہ بہت زیادہ لے رہے، اس کی کوئی طریقہ کار نہیں۔ اگر انہیں کوئی بات کرو وہ کہتے خالی کر دو۔ اصول تو یہ ہوتا ہے کہ 10% بڑھنا چاہیے، لیکن نہیں۔ آج اگر 15,000 کرایہ، اگلے سال یہ 30,000 دو، 40,000 دو، اور پھر دکان آدمی وقت لگایا اس کا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو اس ملک میں اس چیز کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تو یہ چیز برائے مہربانی آپ ہائی لائٹ کریں کہ اس کا تو اصول ہونا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے پراپرٹی کی جو رجسٹریشن وغیرہ ہوتی ہے نا، تو اس کا ایک طریقہ کار تعین کیا ہے، کرائے کا بھی ایسا کوئی طریقہ کار تعین ہونا چاہیے۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جنہوں نے بڑی ہی امپورٹنٹ مرزا صاحب بات جی کہ پوری آپ دنیا میں چلے، ایشیا کے ملک جتنے بھی یہاں پہ چلے جائیں، 1 سال کا کسی جگہ پہ بھی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، 3 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ آپ 1 سال کے لیے دکان کرائے پہ دیتے ہیں، 10% ریٹ بتا، 3 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، 3 سال کے بعد کرائے بڑھتے ہیں۔ اور یہ جو کرائے پہ لیتا ہے دکان یا گھر کرائے پہ لیتا ہے، وہ اتنا لینڈ لاٹ ہو تو اپنا گھر نہ بنا لے۔ تو اگر اس پہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، حکومت کوئی رحم نہیں کر سکتی ان کے اوپر، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ بیچارہ دھکے کھاتا، سال گزرتا ہے، جو مالک کہتا ہے خالی کر دیتے، وہ بیچارہ سال تو اس کو سیٹنگ میں لگ جاتا ہے۔ 3 سال کا ایگریمنٹ ہونا چاہیے، حکومت کو چاہیے اس پہ فوری عمل درآمد کرائے، اور 3 سال کے بعد ہی کرایہ بڑھے، تو پھر تو ان لوگوں کے اوپر رحم ہو سکتا ہے۔ ورنہ جیسے یہ پورے ملک کے اندر حکمران ظلم کر رہے ہیں، ایسے یہ ظلم کرتے رہیں گے۔ عوام کو بھی چاہیے اٹھیں اور کم سے کم یہ اپنے حق کی بات تو کریں۔ جنہوں نے حق کی بات نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بستیاں تباہ ہو گئیں، تو یہ اگر چاہتے ہیں کہ بستیاں تباہ کرنی ہے، یہ تو پیارے نبی کے صدقے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری شکلیں بدل جاتی جیسے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے۔ صرف اگر انہوں نے عوام کو ریلیف دیں،
अगर ऊपर बैठकर सीटें डिसाइड करनी है तो फिर अवाम ने तो धक्के ही खाने, फिर तो अवाम कुछ नहीं कर सकती। इसका हल बेहतर यही है, ये महंगाई हुक्मरानों ने की है, कोई डॉलर की वजह से नहीं है, ये कुछ सब्जी दूसरी चीजें, ये इन पे कंट्रोल हो सकता है, कोई इतना मसला नहीं है। हम दूसरे मुल्कों के साथ ही हैं ना, उनके साथ ही चल रहे हैं, मगर वहां पे अगर मजदूर रोजाना की 12,000 है, यहां पे तो 1,000 रुपया को देना पसंद नहीं करता। जो देने वाला है उसमें सख्त नहीं है, जो लेने वाला उसके अंदर भी सख्त नहीं है, दोनों धक्के खा रहे हैं। तो इसके लिए हुकूमत को स्पेशली जैसे दूसरे मुल्क पॉलिसी बनाते हैं, ऐसे पॉलिसी मेकर लाना चाहिए जिनको पता हो, जो 1 साल को 2 साल गरीब इलाके में रहे हो, जिनको पता हो आटा कैसे मिलता है। यहां पे आप पूछ लें किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी मिनिस्टर को कि आप आटे का रेट बता दें, कोई नहीं बताएगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक आपने वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस नहीं की होती, आप एक्चुअली में उसको सॉल्व करने के लिए उतने ईगर भी नहीं होते हैं, शायद वो मसाइल समझना भी आपके लिए मुश्किल होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू डे 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और फर्स्ट हाफ में हमने बात की डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से जो कि इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करें। आगे बढ़ते हुए अगर आप लोगों को याद हो तो कल हमने किया था आप लोगों से एक वादा, जहां पर आपकी शिकायत आज हम लाइव कॉल्स के थ्रू अपने शो में लेंगे। और बहुत सारी इस तरह के डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं जो कि ऑफकोर्स कई दफ़ा उस तरह से टैकल नहीं किए जाते जिस तरह से होने चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि आपका राब्ता डायरेक्टली उन लोगों से कराएं जो कि एक्चुअली में आपके मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पर भी कोई आपके इश्यूज हैं, किसी तरह की कोई चीज़ है जो कि आपने एक्सपीरियंस किया, कोई क्राइम आपने एक्सपीरियंस किया और आप रिपोर्ट करवाना चाहते हैं उसको, तो एक्चुअली में आज आप हमारे शो में लाइव कॉल कर उसको रिपोर्ट करवा सकेंगे। कल जिस तरह से आपसे वादा किया गया था, CPO उमर सईद मलिक हमारे साथ आज शो में मौजूद होने वाले थे, लेकिन क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पोजिशन इस तरह की है कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके साथ उन्होंने डील करना होता है, इसलिए आज वो हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनकी जगह पे मोहम्मद अजमल कैप्टन रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि कायम मुकाम CPO फैसलाबाद के तौर पे आज हमारे शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज सर आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से हमारी ऑडियंस के साथ हमारी हमेशा कोशिश रही है, हमारी प्लेटफॉर्म की हमेशा कोशिश रही है कि आप लोगों को मौका दें हमेशा अपनी आवाज़ आगे लेकर आने का। और आप अगर अपने मसाइल को खुद आगे नहीं लेकर आएंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आपके मसाइल और किस तरह से सॉल्व हो सकेंगे। इसी के साथ हमारे साथ जफर डोगर साहब भी मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ सिटी 41 है। सर आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। सर जिस तरह से मैं बात करी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा हमारे प्लेटफॉर्म की सिटी 41 की रही है फैसलाबाद के शहरियों की आवाज़ बनना, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के शहरियों की आवाज़ बनना और उनके मसाइल को सॉल्व करना। सर आज के शो में क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, किस तरह से आवाम अपनी आवाज़ आगे ला सकती है, अपने मसाइल को, अपनी शिकायत को आज के शो में ऐड करवा सकते होंगे? शुक्रिया फातिमा, ये बड़ा अहम मौका है आज, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप जो है माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि बहुत सारे चैनल्स की मजमूई जो सर्कुलेशन कह रहा हूँ उनकी व्यूअरशिप से ज़्यादा डबल होगी। तो हमने एक मौका फराहम किया फैसलाबाद के शहरियों को कि अपनी शिकायत बराह रास्त CPO फैसलाबाद तक पहुँचाएँ। आज शहर से बाहर जाना पड़ा अचानक CPO साहब को भी, RPO साहब को भी, तो आज CPO और RPO दोनों का मजमूआ समझने के आज अजमल साहब की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं। तो जो भी शिकायत हो, SSP इन्वेस्टिगेशन भी हैं, CPO भी हैं, RPO भी, सारे चार्ज इनके पास हैं। तो शहरियों की जो भी शिकायत हो, ज़ाहिर पुलिस से भी शिकायत होती हैं और शहरियों के हवाले से उनकी जो मामला, तो ज़ाहिर मामला तो उनका शहरियों के साथ पेश आया होता है, पुलिस के साथ तो नहीं आया होता, झगड़ा तो किसी शहरी का शहरी से होता है ना। तो लेकिन उनको कंप्लेंट पुलिस से होती है कि पुलिस या तो FIR दर्ज नहीं कर रही, अगर दर्ज की हुई है तो उस पर कोई कार्रवाई फर्दर कुछ नहीं हो रही। तो जैसे मैं मिसाल देता हूँ, मेरा एक मोबाइल फ़ोन एक जनाजे में एक जेब कतरे ने निकाल लिया, तो उसकी FIR तो हो गई, अब उस पर फर्दर SHO मंसूराबाद साहब को वो उनको चाहिए कि कुछ करें, तो वो नहीं कर रहे। तो मुझे अगर कोई कंप्लेंट होगी तो इस तरह की होगी जी कि पर्चा तो हो गया है लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा। तो वो फिर इस तरह की जो शिकायत हैं, या तो FIR नहीं हो रही, अगर हुई है तो आगे कुछ नहीं कर रही पुलिस, मुलजमों से मिल गई है, कोई कार्रवाई नहीं करती। वो सारी शिकायत आज समझ लें कि आज पुलिस के मैनी इन वन
अजमल साहब तशरीफ फरमाएं, तो जो भी शहरियों की शिकायत है, कंप्लेंट है, पुलिस के हवाले से वो इन तक पहुंचाएं। और मेरा ख्याल कि आज का जो प्रोग्राम है इतना ज़बरदस्त होगा कि शहरियों की शिकायत जो है मौके पर ही हल होंगी। यहीं अगर वो दरख्वास्त की नौयत में मुनसर है, कॉल करने वाले के केस पे मुनसर है कि वो केस किस किस्म का है, तो उस पर अलबत्ता होगा ये कि फौरी तौर पर जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो अजमल साहब करेंगे। बिल्कुल जी। और एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ कि आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर मौजूद है उस पर फौरी तौर पर कॉल कर जिस तरह सर जफर ने भी बताया कि आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपकी कोई FIR ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है और आपको लगता है उसके ऊपर उतनी तेज़ी से काम नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो आप कॉल करके ये भी बता सकते हैं कि जी हमारी FIR कौन सी है, किस थाने में करवाई गई है, ये भी आप बता सकेंगे। और अगर कोई इस तरह का क्राइम है जो कि एक्चुअली में आपने जिसको रजिस्टर ही नहीं कराया, आपने FIR ही नहीं कराई, तो लाजमी तौर पर आप कॉल कर वो भी करवा सकते हैं। लाइव कॉल के जरिए आपकी FIR यहीं पर कर दी जाएगी। और हमारे साथ पूरी टीम एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स मौजूद है, जो कि साथ साथ हर चीज़ को नोट डाउन कर रही होगी। आपकी कंप्लेंट्स को 100% उसी वक्त कोशिश की जाएगी कि नोट किया जाए, FIR कर दी जाए, दर्ज कर दी जाए, या फिर एक दफ़ा फिर उसके ऊपर थोड़ी सी अर्जेंसी जो है वो ऐड कर दी जाए। मोहम्मद अजमल साहब ज़रूर बताइएगा इस हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी शहरियों के लिए आज, और क्या कोशिश रहेगी इन मसाइल को, शिकायत को, कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी एग्रीव्ड बंदा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ तक बात हुई FIR के हवाले से, हमारी जो इवन IG ऑफिस से इंस्पेक्टर जनरल जो है वो खुद मॉनिटर वहाँ पे ऑफिस में हो रहा होता है कि 15 की कॉल्स अगर 100 हुई हैं तो आपने उसमें से FIRs कितने दी। यहाँ तक डाटा जो है वो डेली हमारा मॉनिटर हो रहा होता है। यहाँ पे भी हमने अगले दिन भी स्टॉक टेकिंग की, उसमें फिर क्लियर डायरेक्शन थी SPs को कि आप FIR रजिस्टर करें। बिल्कुल। और माजरत के साथ हमारी पहली कॉल एक्चुअली में आ चुकी है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो कॉल जो है वो हम ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, और क्या शिकायत दर्ज करवाना चाहेंगे आप आज? आपके जी सिग्नल्स सही नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। इनफैक्ट बिहाइंड द सीन्स हमारी जो पूरी टीम मौजूद है वो भी आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो दोबारा इसी नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और एक दफ़ा फिर हमारी जो पूरी टीम है उससे आप गुफ्तगू कर पाएंगे। जिस तरह से आप बात कर रहे थे, तो उसमें जो है हमारी क्लियर डायरेक्शन है कि जो भी एग्रीव्ड बंदा है उसकी FIR लाजमी रजिस्टर करें। और उसके बाद जो सेकंड फेज़ है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जी मोबाइल अभी तक नहीं मिला, मेरे ख्याल में ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इसको मुकम्मल इसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। वो फिर हमारी चलानिंग का आ जाता है सिस्टम कि केस को हमने चलान करना है। बिल्कुल ये चीज़ है, इस पे काम करने की ज़रूरत भी है, पुलिस इस पे वर्क कर भी रही है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा मेगा सिटी है, यहाँ पे FIRs का लोड भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है केस को चलान करने में। मतलब इस वक्त भी हमारी जो है वो 62% है चलानिंग, मतलब 100 में से, और हमारी कोशिश ये है कि हम इसको जो है मज़ीद बेहतर करें। तो इसमें इंशाल्लाह ताला अभी भी ये है मेरा, अभी भी कोई कॉल अगर किसी का कोई ऐसा इशू है, कोई पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई सुन नहीं रहा, तो फौरन इंशाल्लाह हम उसको अभी एड्रेस करेंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं और क्या शिकायत दर्ज करवाएंगे आज? अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या शिकायत करना चाहेंगे? निरंतर बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से हूँ जी। क्या शिकायत? जी जी, मेरी FIR आपकी FIR के आगे आप क्या कहना चाह रहे थे, एक दफा फिर अगर आप रिपीट कर दें।
अच्छा जी, मुझे लगता है सिग्नल का कुछ इशू लाजमी तौर पे आ रहा है, जिसकी वजह से हम अपने कॉलर्स की आवाज़ प्रॉपर्ली नहीं सुन पा रहे हैं। तो अगर आप चाहें दोबारा एक दफ़ा कॉल कर सकते हैं इसी नंबर के ऊपर, और कोशिश करें कि आप किसी ऐसे एरिया में जाके बात करें जहां पर आपके सिग्नल्स जो हैं वो बेहतर आ रहे हैं, ताकि आपकी आवाज़ क्लियरली सुनी जा सकती हो हमारी टीम की तरफ से, और आपकी जो FIRs हैं उनको प्रॉपर तरीके से या तो दर्ज करवाया जा सकता हो, या अगर कोई पहली आपकी FIRs मौजूद हैं तो उनके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लिया जा सकता है। सर जफर, हमेशा हम बात करते हैं कि आवाम की इन्वॉल्वमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ज़रूरी है कि आवाम उनका साथ दे, जिसके बगैर काम नहीं हो सकता, जिसके बगैर जो शिकायत हैं, कोई भी और क्राइम्स हैं, उनको काम नहीं किया जा सकता। अग्री करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल। ना सिर्फ ये कि सोसाइटी का भरपूर तावन चाहिए, मुआशरे का, लोगों का, शहरियों का, पुलिस का मामला हो या हत्ता कि कोई गैर मुल्की हमला भी हो, तो वही फौजें सही मानों में दुश्मन से लड़ पाती हैं जिनको शहरियों की, अवाम की भरपूर ताईद और हमायत, एक्टिव पार्टिसिपेशन, उनकी फुल बैकिंग मौजूद होती है। तो ये इतनी ज़्यादा अहम होती है। इस तरह क्राइम फाइटिंग की बात करें तो शहरियों के तावन के बगैर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये पुलिस को इस बात का पता है, खुद यहाँ जितने भी हमारे पुलिस अफसरान आते हैं वो इस बात का इजहार करते हैं कि शहरियों का तावन बहुत ज़रूरी है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ का जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये होती कि बहुत से शरीफ लोग कॉल करते हुए डरते हैं। बिल्कुल सर, और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, और क्या शिकायत करना चाहेंगे? मैडम, मलक अलीम बात कर रहा हूँ, थाना लुधिया वाला का इलाका है, बुचियाना मंडी। जी, क्या शिकायत करेंगे? और हाउस रॉबरी हुई थी मेरे साथ 6 फरवरी 2022 को। 10 से 12 लोग पुलिस यूनिफॉर्म में आए थे। उन्होंने घर में गन पॉइंट से यरगमाल बना के तमाम घर वालों से नकदी, सोना और सारी चीजें जो है वो फरार हो गए छीन के। जी बिल्कुल, आपने FIR दर्ज कराई या पुलिस से रब्ता किया इससे पहले? जी, FIR हुई है मेरी 68/22 थाना लुधिया वाला। बिल्कुल जी, और ये इंफॉर्मेशन हमारी टीम की तरफ से नोट की जा रही है इस वक्त, और आपकी FIR को फॉलो अप जरूर किया जाएगा। आप अगर इसमें कुछ पूछना चाहें या ऐड करना चाहें? जी मैडम, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इन्फॉर्मर पकड़ा गया है जिसने मुखबरी की है, वारदात करवाई है बंदे ने, उसने हर चीज का इंकशाफ किया है, उसने डकैत गैंग का भी बताया है, जो मेन डाकू था उसका भी बताया है, लेकिन SP साहब के पास भी गए हैं, DSP साहब के पास भी गए हैं। पुलिस जो है वो उस गैंग को गिरफ्तार नहीं कर रही, उसको पकड़ नहीं रही। क्या नाम बताया इन्होंने अपना? मेरा ख्याल है हमारे पास नोट हो चुका है इनका नाम। अच्छा, आप ऐसा करें, काइंडली ना आप SSP इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में आ जाएं, और इंशाल्लाह ताला ये रीडर मेरे बैठे, आप नोट करें। आप इनके IO को भी बुला लें और DSP को भी। आपका इंशाल्लाह ताला इसको हम क्लियर करेंगे। अगर इन्फॉर्मर पकड़ा गया सारी चीजें, तो आपका केस क्लियर करेंगे हम इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और हमारे आज की जो कोशिश है एक उसमें शामिल होने का। लाजमी तौर पे जितना जल्दी किसी भी क्राइम को सॉल्व किया जाए उतना ही बेहतर रहता है। आपके ख्याल में क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से कई दफ़ा कंप्लेंट्स जो हैं वो अनहर्ड या मतलब सॉल्व चली जाती हैं? उसमें ये अभी जैसे यही केस देख लें, इसमें मतलब वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ट्रेस है, बंदे भी पकड़े हुए हैं। अब ये यहाँ चेक करना है कि क्यों, क्या वजह है, आगे केस क्यों नहीं बढ़ रहा। फिर मोस्टली ये होता है कि वर्क लोड थोड़ा सा IOs पे बहुत ज़्यादा होता है। फिर कुछ ऐसा होता है, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट है, वो आपने PFSA से लेनी है, उसमें थोड़ी डिले हो जाती है, जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो थोड़ा सा टाइम में लग जाता है, लिंगर ऑन हो जाते हैं। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, और क्या शिकायत करना चाहेंगे? जी, बात कर रहा हूँ फैसलाबाद। जी, क्या शिकायत करना चाहेंगे? आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? एक दफा फिर मैं पूछ लेती हूँ, अगर आप अपनी शिकायत बताना चाहें। मुझे लगता है कि कॉल शायद हमारी ड्रॉप हो गई है। एक दफा फिर मैं ये भी बता दूं कि कॉल वॉल्यूम काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप अच्छे सिग्नल एरिया में जाकर कॉल करें, ताकि आपकी कॉल लाजमी तौर पे ना सिर्फ रिसीव हो सके, बट हम आपकी एक्चुअली में आवाज़ भी सुन सकें। हमारे पास कॉल वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुछ डिफरेंट डिस्टॉर्शन के साथ और सिग्नल्स के साथ, अगर आपकी सिग्नल वीक हैं तो आपकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। तो लाजमी तौर पर सही सिग्नल वाले एरिया में जाएँ, जाकर हमें कॉल करें हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर जफर,
कोई भी जब कंप्लेन करता है, कोई भी खुदा न खास्ता आपके साथ कोई वारदात पेश आ जाती है, हाउस रॉबरी की हो या जिस तरह से आपके अपने कि कहीं पर आप गए हुए हैं, वहां पे आपके पर्स के अंदर से, आपकी जेब के अंदर से कोई चीज़ चोरी हो जाती है, क्या उस वक्त पहला क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए? आपको रिपोर्ट करना चाहिए, FIR करवानी चाहिए, खुद से कोशिश करनी चाहिए? देखिए, अगर तो मोबाइल चोरी हो फिर तो फौरी तौर पर पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मोबाइल फ़ोन्स वारदातों में बड़े इस्तेमाल हो जाते हैं, तो फिर बाद में खामखा आपको कॉन्सिक्वेंसेस उसके भुगतने पड़ते हैं, तो फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें हैं, ID कार्ड अगर है आपका, उसकी भी कंप्लेंट करनी चाहिए, रजिस्टर करवाएं FIR, क्योंकि उसके भी मिसयूज़ होने का डर है। ATM या बाकी जो चीज़ें हैं वो ब्लॉक करवा दें। ये तो हुआ कि आपके पर्स के साथ, आपने क्या वॉलेट के साथ कुछ हुआ है तो। सर जफर, आई थिंक सिम कार्ड को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट एक्चुअली में सिम कार्ड अगर आपको चोरी हो जाए वो भी एक बड़ा खतरनाक चीज़ होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपने डिस्कशन में, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या शिकायत करवाना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम, इमरान अली खान नाम है मेरा, मदीना टाउन फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ मैं जी। क्या शिकायत करवाएंगे? शिकायत ये है, मेरे सामने 30 मई 2022 को बैंक से वापसी पे रॉबरी हुई थी, 26 लाख रुपए की। जी 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 बिल्कुल। आपने FIR दर्ज करवा दी है इस बारे में? अच्छा जी, एक दफ़ा फिर हमारी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई, लेकिन आपकी डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट कर ली गई है। आप चाहें तो दोबारा उसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर मुझे। अच्छा, उसमें वो जो पहले कॉलर थे उसमें मैं अपडेट कर दूं, मैंने अभी अपडेट ली, उसमें एक मुल्ज़िम ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा। और 60,000 की रिकवरी भी हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि उनका केस जो है वो इंशाल्लाह ताला वो बाकी जो अभी मैं इनको बुलाया है तो वो सारा बाकी भी हम क्लियर कर। ठीक हो गया। यही आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश थी। और दूसरा ये जो अभी 26 लाख वाली जिसने कॉल की है, ये भी ऑलरेडी मैं इसको इन तमाम केसेस को, एक 26 लाख की थी, फिर एक 16 लाख की थी, फिर एक 50 लाख की थी। ये जो गैंग है ये भी, इसमें हमने ऑलरेडी गैंग एक पकड़ा भी था और उससे काफ़ी रिकवरी हुई है। इसका सिर्फ आप ये चेक कर लें 26 लाख वाली वारदात उसमें हुई है कि नहीं, क्योंकि एक 50 लाख वाली वो ऑलरेडी ट्रेस हो गई थी, 16 लाख वाली भी हो गई थी। इसका भी हम अभी कंफर्म कर रहे थे। ये मदीना टाउन वाली है, चेक करने फॉर। सर जफर, क्या रद्द-ए-अमल होगा एंड क्या एक्सपेक्टेशंस आई थिंक आवाम की बेहतर होंगी अगर आज के शो में हम जितनी ज़्यादा केसेस को सॉल्व कर पाते हैं उस हवाले से? जी देखिए, एक तो ये क्लैरिटी आती है कि पुलिस को हम एक ही एंगल से देखते हैं, एक तस्वर अच्छा नहीं बना होता और एक स्टीरियोटाइप हमारे जहनों में होता है कि ये तावन नहीं करते, काम नहीं करते, या बहुत सुस्ती कर रहे हैं, या हमारा मसला हल नहीं करते, और करप्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम हम फौरी तौर पर लगा देते हैं। सब चीज़ें होती होंगी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा काम हो रहा होता है। अगर ना हो रहा हो तो फिर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे जिस तरह बाकी बहुत सारे शोबों में खराबियाँ होती हैं, पुलिस में भी हैं। तो हमें एक उम्मीद रखनी चाहिए, और आज के शो के जरिए हम ये ऑफर करते हैं, शहरियों को पेशकश कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स को कह रहे हैं कि आप, हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा है, एक दो खैर डिस्टॉर्शन की वजह से नहीं हो सकी, लेकिन जितनी भरपूर तरीके से शहरी अपनी शिकायत रजिस्टर कर रहे हैं, जो सिटी 41 का और अपने व्यूअर्स का इन पे सिटी 41 पे ट्रस्ट का जो लेवल है, उस ट्रस्ट के लेवल को हम पुलिस के साथ मिलकर शहरियों के मसाइल हल करने के लिए एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड इसमें यहाँ पे फॉलो अप्स भी हमारी कोशिश होगी कि अगले हफ्ते किए जाएं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या शिकायत करवाना चाहेंगे? सर मैडम, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। शिकायत ये है, मैंने दरखास्त दी हुई है थाना में शाताबाद DSP साहब। ठीक हो गया जी। और तो प्रॉब्लम बताएंगे? ये है, मैंने बंदे से पैसे लेने हैं, मैं 8 दफा उधर हाजिर हो चुका हूँ, जो मुल्ज़म है वो 8 की दफा 8 दफा नहीं आया। ठीक हो गया। मोहम्मद उमैर तारिक में जी मोहम्मद उमैर तारिक बोल रहा हूँ। अब वो DSP साहब कहते हैं जी आप दरखास्त चेंज करते हैं। बिल्कुल जी, आप कुछ पूछना तो चाहेंगे? अच्छा, इसमें आपने किस नाम से दी हुई है? मोहम्मद उमैर तारिक के नाम। मोहम्मद उमैर। ये आफ्ताब अभी चेक करें क्या इस पे अपडेट है। आपके पैसे किस चीज का लेन देन है?
बिल्कुल जी सर, मैंने सूत्र दिया था, मैंने कपड़ा बनाने के लिए, वो बंदे ने मेरे से मारा। अभी आपको अपडेट करते हैं इसमें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जिन्होंने अपनी शिकायत जो कि ऑलरेडी आई थिंक पुलिस के साथ दर्ज हो चुकी है, उसके ऊपर अपडेट फौरी तौर पे आपको मिल जाएगी प्रोग्राम के दौरान ही। एंड ऑफ कोर्स हमारी कोशिश रही है, हमेशा से यही कोशिश रही है कि आप लोगों की आवाज़ें, आप लोगों की कंसर्न्स को आगे लेके आएँ। और जिस तरह से मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले वक्त में भी इस पर फॉलो अप्स करें और जो भी केसेस अगर आज फौरी तौर पे नहीं ट्रैक किए जा पाते या कोई इस तरह की FIRs हैं जो कि ऑलरेडी सॉल्व नहीं हो चुकी या सॉल्व होनी चाहिए, उन पर भी काम किया जाएगा और आपको फॉलो अप्स लाजमी तौर पे दिए जाएंगे। इसमें वो 20 लाख वाली वारदात थी, बिल्कुल वो ट्रेस हुई है मदीना डिवीजन की, ऑलरेडी रिकवर्ड भी हो गया अमाउंट। 26 लाख वाली इंशाल्लाह ताला हम इस जिसने भी कॉलर अभी नाम ही उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आप नोट कर रहे हैं आफ्ताब, ठीक है डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह। सर जफर, शो के क्या बात है जी, क्या बात, ये 41 पे आए हैं और आपके मॉर्निंग शो के जरिए लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो गए। हाँ, नहीं इंशाल्लाह, वेरी गुड, जबरदस्त। सर जफर, आपके मोबाइल की भी मेरे ख्याल हाँ जी, उसका मैं अपडेट दे दूं कि इनकी जो है वो ट्रैकिंग पे लगी है इनके मोबाइल की, लेकिन अभी आपका मोबाइल बंद है और इंशाल्लाह आपको भी हम जो है ना इस पे बहुत जल्द आपका मोबाइल ट्रेस करके आपको वही देंगे, दूसरा कोई मोबाइल नहीं। सर जफर, मैं सिम कार्ड के हवाले से भी बात करी थी। हम हिंट्स नहीं देते हैं, बट अगर आपका सिम कार्ड खुदा न खास्ता किसी भी क्राइम में इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वो एक नया प्रॉब्लम बन जाता है, बिकॉज रजिस्टर्ड तो आपके नाम पे। जब भी मोबाइल चोरी होते हैं तो हम मोबाइल का तो सोच रहे होते हैं, पर हम सिम कार्ड को इग्नोर कर देते हैं। तो लाजमी तौर पे अगर कभी भी ऐसा होता है, अपनी सिम को या तो बंद करवाएं या नई सिम कार्ड निकलवाएं और वो पर्टिकुलर सिम किसी और खुदा न खास्ता किसी और क्राइम के अंदर ना इस्तेमाल कर लीजिए। इस चीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखा करें। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा तो कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया चंद, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू गुजारी थी एंड ऑफ कोर्स आज हम ले रहे हैं लाइव कॉल्स। आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं मोहम्मद अजमल साहब के साथ जो कि कायम मुकाम CPO फैसलाबाद में मौजूद हैं। उसी के साथ जफर डोगर साहब जो कि ब्यूरो चीफ सिटी 41 के, वो भी हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आज आपकी लाइव कॉल्स के थ्रू हम लोग कंप्लेंट्स सुन रहे हैं। अगर आपकी कोई भी FIR इन द पास्ट आपने कोई दर्ज करवाई है और उसके ऊपर कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला या अभी तक उसको एड्रेस नहीं किया गया, तो लाजमी तौर पर आप कॉल कर उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। और अगर आपका कोई खुदा न खास्ता कोई और क्राइम है जो कि आपने एक्सपीरियंस किया और अभी तक आपने FIR दर्ज नहीं करवाई, तो लाइव कॉल्स के जरिए आप FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। पूरी टीम आज हमारे साथ मौजूद है बिहाइंड द सीन्स, जो कि फौरी तौर पे आपकी जो भी कंसर्न्स हैं उन पे अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं। अगर FIR आप दर्ज करवाना चाह रहे हैं तो लाइव कॉल्स के थ्रू FIRs भी दर्ज की जा रही हैं। अपने डिस्कशन की तरफ वापस चलते हुए मोहम्मद अजमल साहब, अगर आप देखते हैं आज अवाम में, आपको लगता है कोई हेजिटेशन भी है FIR दर्ज करवाने में, या अपनी जो ऑलरेडी दर्ज करवाई हुई FIR है उसके बारे में बात करने पर? जहाँ तक हेजिटेशन का ताल्लुक है, मतलब थोड़ी बहुत वाकई अभी भी थाने में मतलब जो डीलिंग है उस तरह से शिकायत हैं कि मतलब अच्छी तरह बिहेवियर जो है वो बिहेव नहीं किया जाता, जिस पे कि हम रेगुलर इस चीज़ का वो करते हैं। हमेशा जो है अच्छे तरीके से आप रिसीव करें कोई भी कंप्लेनेंट है। फिर फ्रंट डेस्क बनने से उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, अभी उस चीज़ में तो बहुत काम है। दूसरा ये कि अब जो FIR कराना है वो इतना मुश्किल, मतलब आपके पास कोई 1787 है, ठीक है, PMDU है, काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और आपकी FIR जो है वो दर्ज हो जाती है। फिर ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं, CPO सर की खुली कचहरी होती है दफ्तर में, वो बिल्कुल 12 से 2 वो अवेलेबल होते हैं, हर बंदे को सुना जाता है। हमारे दफातर में तमाम आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में अब इतना इशू नहीं होना चाहिए जिसकी भी शिकायत हो। और अभी इंशाल्लाह अनकरीब इसको और मज़ीद बेहतर कर रहे हैं कि FIR के निज़ाम को, कि बंदे को जो है वो FIR उसके घर पे डिलीवर हो। ये भी इंशाल्लाह हमारा इस पे भी हम वर्किंग कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज डेफिनेटली जितना एफिशिएंट इस प्रोसेस को बनाया जा सके उतना बेहतर रहेगा। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कंप्लेन करना चाहेंगे आज? जी एवन साहब कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी, क्या कंप्लेन करेंगे, क्या शिकायत है आपकी? सर से है जी कंप्लेन मेरी कि 1 साल हो गया है बाइक चोरी को, थाना खुलने वाला है जी। जी जी बिल्कुल, FIR दर्ज करवा दी आपने? 992/21 FIR नंबर है जी। हुई FIR।
बिल्कुल जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, FIR हुई है। तो मैं सीपीओ ऑफिस भी पेश हुआ हूँ आबर खान साहब के रूबरू जी, तो SP जलावाला 5-7 दफा गया हूँ, खोलने वाला थाना गया हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका हल नहीं निकला मेरा। आप अपना आफ्ताब इनसे एप्लीकेशन लें और इसको ना चेंज करके और इसके इंशाल्लाह इसको अरेस्ट करवाएं मुलजमान को। आप इनको ऑफिस बुला लें, फिर आगे फर्दर हम इसका कर लेते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। डिसेबल भी हूँ, जो हो सकता है मेरी हेल्प करें सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी रिकवरी करा देते हैं इंशाल्लाह ताला। आप ये बाइक 1 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ सर, अभी कोई हल नहीं निकल रहा जी, बहुत बिल्कुल दिक्कत जी, हो बहुत गई बहुत आपकी। शुक्रिया। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जिन्होंने अपनी FIR 1 साल पहले उनका मोटर बाइक चोरी हुआ था उसके हवाले से बात कर रहे थे। सर जफर, बहुत सारी मोटर बाइक्स फैसलाबाद शहर में चोरी होती हैं और रिपोर्ट भी करवाई जाती हैं लेकिन मिलती नहीं है, इसके पीछे कोई आपको लगता है स्पेसिफिक रीजन है? बहुत सारी मोटरसाइकिलें पुलिस ने पकड़ी भी होती हैं। ये हमारे क्राइम रिपोर्टर तैयब साहब देते होते हैं अक्सर खबरें। इतनी बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें खटारा बन रही। मेरा ख्याल मोटरसाइकिलें जो पकड़ी होती हैं, बरामद की होती हैं शहरियों से, मुलजमान से पुलिस ने, उनको शहरियों तक पहुंचाने का भी कोई बंदोबस्त होना चाहिए मुनासिब। उनकी तशहीर हो कि केसेस चेसिस नंबर का मोटरसाइकिल जो है वो पुलिस ने रिकवर किया हुआ है। मेरे ख्याल ये कोऑर्डिनेशन की भी कोई कमी है, वरना शहरी अपनी मोटरसाइकिलें ढूंढते रहते हैं, पुलिस लेके बैठी होती है। फिर वो यूं होता है कि सुपुर्दारी पर किसी न किसी की एक की मोटरसाइकिल किसी को दे देते हैं कि ताकि वो उसका अजाला हो सके। तो मेरे ख्याल ये जो मजदूर शहरी है इसका भी अगर फौरी तौर पर नहीं भी मोटरसाइकिल मिलती तो मेरा ख्याल कोई इस तरह का हल जरूर निकलना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं वो 2 केसेस जो पहले, एक उमैर की एप्लीकेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो बात हुई है मेरी DSP साहब से भी, वो कह रहे हैं कि हम फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको ना, उसकी एप्लीकेशन पे इंशाल्लाह कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो 26 लाख वाली वारदात है उसमें अभी जो अपडेट है उसमें एक बंदा जो है वो सस्पेक्टेड, जो कि इंशाल्लाह काफ़ी उस पर है, वो अरेस्टेड है अभी, मतलब हुआ है, तो इंशाल्लाह उस पर भी हो सकता है कि हम ब्रेक थ्रू हमें मिलता है। बिल्कुल। सर जफर, जब गाड़ियों की भी अगर हम बात करें, फैसलाबाद शहर में गाड़ियां भी बहुत चोरी होती हैं, क्या लगता है क्या पुलिस की तरफ से कोई इकदाम किए जा सकते हैं या आवाम खुद कुछ इकदाम कर सकती है इसको जो नंबर है उसको कम करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो खुद अपनी गाड़ी की, अपने सामान की, किसी भी चीज़ की खुद हिफाजत करनी चाहिए। पुलिस के पास वसाइल और नफरी भी वसाइल में ही आती, इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हमारी आबादी के तनासब से अगर देखा जाए तो उस तरह से नहीं है कि आप हर जगह वो पहुंच सकें, हर वारदात ट्रेस कर सकें, लेकिन बहुत सारे केसेस में हो भी जाती हैं। तो बुनियादी ज़रूरत, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जदीद वसाइल बहम पहुंचाने चाहिए, पुलिस को दिए जाने चाहिए ताकि, और एक नफरी खास तौर पर रिसोर्सेज की कमी है बुनियादी तौर पर, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो बैनुल ज़िलाई ग्रुप्स भी होते हैं, बैनुल सूबाई ग्रुप्स भी होते हैं, तो इतनी बड़ी पता नहीं कहाँ से वारदात ही आते हैं, तो फिर उनको उन तक पहुंचना, एक एक वारदात के पीछे परसू करना, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत सारे और भी एलिमेंट्स हैं कि आपको वारदातें इतनी ज़्यादा होती हैं, भूख नंग अफलास जहाँ होगा, गुर्बत होगी, महंगाई होगी, जहालत होगी, वहाँ फिर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कानून की अमलदारी उस तरह से नहीं होती, अदालतों से बंदे छूट जाते हैं, तो उसका फिर हौसले बढ़ जाते हैं लोगों के, तो उसकी वजह से वारदातों का तनासब इतना ज़्यादा हो जाता है, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पुलिस के लिए उनको बाकायदा वाकई ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, हर वारदात तक पहुंचना। ये काफ़ी एक्सटेंसिव इशू है और आपने बिल्कुल सही कहा, गुर्बत, बेरोजगारी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या शिकायत करवाना चाहते हैं? मोहम्मद आजम खान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरी FIR हुई थी थाना सरगोदा रोड में 1448/22, तो वो उसमें मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। SSP साहब के पास भी नोटिस में, मैं इनके पास भी कई बार पेश हो चुका हूँ। इन्होंने उसको स्टैंडिंग बोर्ड बैठा दिया था, स्टैंडिंग बोर्ड नंबर है मेरा 944, लेकिन अभी तक 14 अगस्त को मेरे ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन अभी तक ना कोई मेरा मुलजमान गिरफ्तार हुआ, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई। बिल्कुल जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे?
نہیں بالکل ٹھیک ہے. اسٹینڈنگ بورڈ میں اپنا آفتاب ان کا چیک کریں کہ وہ چینج کیوں نہیں ہوئی. اگر وہ چینج کے لیے انہوں نے دی ہے تو سر آپ کے پاس یہ 944 اس کا نمبر ہے. آپ نے دوبارہ ڈی ایس پی صاحب کو بلایا تھا لیکن وہ آئے نہیں. وہ آپ چینج کروانا چاہتے ہیں اس میں تفتیش؟ نہیں سر, میں آپ ہی سے انصاف چاہتا ہوں. آپ بھی سر اس پہ میرے کوئی شفل کر دیں, مہربانی کریں سر. چلیں ٹھیک ہو گیا. آپ ان کے جتنے بھی ہیں اس کو میں خود سن لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ ان کے ایس پی, ڈی ایس پی, ایس ایچ او تمام کو بلائیں. انشاءاللہ اس کو ہم فائنل کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ سر آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس بار ہم ضرور اس کو فائنل کریں گے. 944 نمبر میرا بورڈ نمبر ہے. بالکل نوٹڈ ہے. مجھے بلایا نہیں گیا. بالکل ٹھیک ہے. میں پہلے کیونکہ چینج کرنا چاہ رہے تھے لیکن ابھی ہم اس کو میں خود, آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ میں سنوں. آپ بھی سنیں, کائنڈلی ریکویسٹ ہے, آپ انصاف دیں مجھے سر. بس ٹھیک بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جنہوں نے اپنی شکایت کے حوالے سے بات کی. اینڈ ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کل ہمارے چینل کے اوپر ایک سٹوری کی گئی ہمارے سینئر ہیلتھ رپورٹر اظہر حسین کی طرف سے, جہاں پر لاوارث لاشوں کے حوالے سے یہ سٹوری تھی. سرکاری ہسپتالوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے لاوارث لاشوں کو دفنانے کی وہ پولیس کی ہے. بٹ 2 دن تک 2 لاشیں سول ہاسپٹل میں پڑی رہیں جو کہ کسی نے رسپانسبلٹی نہیں لی ان کے حوالے سے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس بارے میں. اس میں یہ دیکھیں, جو بھی ڈیڈ باڈیز اس طرح ملتی ہے نا, پولیس کا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے اس کو پہلے ویریفائی کرنے کا, اس کو چیک کروانے کا کہ وہ کس کی ہے. کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو مطلب مرڈر ہوتے ہیں, ان میں زیادہ تر لوگ مرڈر کر کے پھینک دیتے ہیں. پھر اس کو دفنانا, اس کی پوسٹ مارٹم سے پہلے اس کا چیک کرنا کہ کوئی ورثہ کا اس کا پتہ چل جائے, اس کے فنگر پرنٹس کے ذریعے. مطلب وہ جو پروسیس ہے جو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ چیز ڈیلے ہو جاتی ہے. تو ادروائز کوئی ایسا ایشو نہیں. جس طرح سے ہسپتالوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ لاشیں ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے اور پولیس کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے, آئی ڈو فیل لائک کہ یہ دل سے اور ایک کمپیشن کے ساتھ کرنا چاہیے. ایز اے سوسائٹی بھی ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا شکایت کر رہے ہیں؟ عمران بات کر رہا ہوں کجوانی اسٹیشن سے, سمندری سے. جی, کیا شکایت کروانا چاہیں گے؟ سر جی میری شکایت ہے کہ میرے 2 ماہ سے چوری ہوئی ہے, سامان زیور وغیرہ ڈاکو آ کے لوٹ کر لے گئے. بالکل جی, ایف آئی آر درج کروائی آپ نے؟ جی سر, ایف آئی آر درج کروائی ہے, کوئی بات نہیں سنتا سر, کوئی تفتیش والا نہیں ہوا, کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیسے کاٹ کے بیٹھ کے کوئی جاتے ہیں تھانے میں, وہ کھانے کے پیسے مانگ لیتے ہیں, اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں کرتے. آپ کے ایف آئی آر نمبر کیا ہے؟ جی سر, ایف آئی آر نمبر کیا ہے؟ ایف آئی آر نمبر ہے 422/59. 722. ٹھیک ہو گیا. یہ تھانہ سر گڑھ فتح شاہ. گڑھ فتح شاہ. یہ ابھی 22 کی ہے؟ 22 کی ہے, اسی سال کی؟ ہاں جی سر, ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے. چلیں آپ آفتاب ان کو. سر 1.5 مہینہ ہو گیا سر, کوئی کارروائی نہیں ہو رہی سر. چلیں ٹھیک ہو جی. چلیں جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے جنہوں نے اپنی شکایت کے حوالے سے بات کی. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سریے چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. ہماری آج کوشش رہی کہ آپ لوگوں کی شکایات لائیو کالز کے ضرور سنیں. اگر آپ کی ایف آئی آر آلریڈی درج ہو چکی ہے تو اس کو بھی ایڈریس کریں. اگر آپ لائیو کال کے ذریعے ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں تو لازمی اس کو بھی ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. سر ظفر, آج ہماری کوشش رہی کہ میکسیمم نمبر آف کالز لیں اور ان کو ایڈریس کریں اور ان کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں کہ آج کتنے سکسیزفل ہم رہے اور آگے کیا فالو اپس ہوں گے, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, تو پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی السلام علیکم. جی, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں, آپ کی ایف آئی آر کا نمبر اگر تو ضرور بتائیے گا اور کس تھانے میں درج ہوئی ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا. میں عمر عبدالرحمان بات کر رہا ہوں اور اپنے جہانگیر روڈ چک نمبر 230 ریبیشلا سے بات کر رہا ہوں. میری ایف آئی آر تھانہ صدر میں درج ہے اور اس کا مقدمہ نمبر ایف آئی آر نمبر ہے 560/21. ٹھیک ہو گیا جی. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں. جی, اس میں کیا ایشو آ رہا ہے بتا؟ سر اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے میں نے ایف آئی آر درج کروائی تھی اور اس میں ایک ہی نامزد ملزم ہے, اس میں میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو قتل کیا تھا.
سر 1.5 سال ہو گیا ہے, مختلف جگہ پہ اپلیکیشن دی ہیں, لیکن میرے ملزم کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی تاحال. ابھی وہ اشتہاری ہے اور فیصلہ آباد میں کسی جگہ کچھ چھپا ہے, لیکن اس کی گرفتاری نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ انشاءاللہ نوٹڈ ہے, اور آپ تشریف لے آئیں, بے شک کل آ جائے, ملیں مجھ سے پرسنلی, اس کو ہم نا سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. بالکل, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. سر ظفر, کیا آج کا سکسیس آپ کو لگتا ہے سب سے بڑی اچیومنٹ کیا رہی, اور آگے چلتے ہوئے کیا ہم اور فالو اپس کریں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے فاطمہ کہ یہ آپ کا ٹائم بہت تھوڑا ہے. 1 گھنٹہ تو یوں گزر جائے گا. میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے تک 2 گھنٹے کا پروگرام 2 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے. اور جتنا آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا ٹرسٹ, شہریوں کا, ویورز کا, کہ ابھی ایک کال بند نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے, اور بہت ساری کالیں ویٹنگ میں ہیں. تو میرا خیال ہمیں کچھ مینج کرنا پڑے گا کہ کچھ وقت بڑھایا جائے. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ویورز جو ہیں وہ کال کر رہے ہیں, ٹرسٹ ہے ان کا آپ کے پروگرام پہ, City 41 پہ. اور سمجھتے ہم انشاءاللہ اسی جوش اور جذبے کی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جوش جذبہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں شہریوں کے مسائل حل کروانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا یہ ہمارا پیشن ہے, یہ ہمارا ایک مشن ہے. تو آج پولیس کے سربراہ آئے ہیں, تو میرا خیال جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں بات کو میں وہ بھی کروں گا. کتنے بھی لوگ کال کر رہے ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا میری FIR نہیں ہو رہی. مطلب ایک کیس تھا, وہ بھی پیسوں کا لین دین ہے, بٹ جو پراپرٹی کے کیسز ہیں فوراً, مطلب میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں اس چیز کا باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہماری بہت سخت, کہ آپ اگر ایک کوئی اپلیکیشن لے کے آتا ہے اس کا پرچہ درج کریں. تو وہ آپ نے دیکھا اس میں ایسی شکایت نہیں ہے, مطلب کہ میرا پرچہ درج نہیں ہوا. انویسٹیگیشن کے حوالے سے ضرور ہے, اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے بہتر کریں گے. باقی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, بالکل یہاں پہ یہ ٹائم جو ہے وہ میکسیمم ہو, تاکہ لوگوں کا بھی ہو کہ پولیس, مطلب ہم وی آر ریڈی ٹو فیس پیپل, ٹھیک ہے نا, ہم اسی لیے ہیں, اسی لیے ہم جو کھلی کچہری ہم نے وہاں کرنی وہ ہم یہاں کر لیں گے, 2 گھنٹے بیٹھ کے کر لیں گے. اور بالکل دوسرا یہ کہ فالو اپ بھی آپ ضرور دیں, مطلب ہم خود چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو دیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پچھلے ہفتے یا جتنے دن کے بعد بھی کرنا ہے ہم نے یہ شکایت کی تھی اور یہ ہوا. اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کے پروگرام کے سے کہنا چاہوں گا پلیٹ فارم سے کہ یہاں نہیں, ہمارے یہاں پہ بھی جب بھی کوئی آفس میں آنا چاہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھلے ہیں. تو اگر کوئی نہ مل سکے یا کوئی پرابلم آئے تو بے شک آن لائن بتائے کہ جی ہم اجمل صاحب سے ملنے گئے ہیں اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. یہ بالکل کلیئر 100%. کسی ٹائم پہ بھی دفتر میں موجود ہوں تو یہ مل سکتی. سر ظفر, ٹرانسپیرنسی ہمیشہ ہم پروموٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان. اینڈ آئی تھنک آج کے پروگرام سے ہماری یہی کوشش رہی کہ وہ ایک جو کمیونیکیشن ہے, ایک جو ٹرانسپیرنسی ہے, آپ کا کیس کہاں سٹینڈ کرتا ہے, کہاں تک پہنچی ہے آپ کی انویسٹیگیشن, اسی کو آج ہم پروموٹ کریں شو کے اندر, اسی کو ہم انکریج کریں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, کون بات کریں, کہاں سے بات کریں؟ اگر آپ کی FIR درج ہو چکی ہے تو کیا نمبر ہے, اور کس تھانے میں آپ کی FIR درج کی گئی ہے؟ فیصلہ آباد سے بات کر رہے ہیں کہ ملت ٹاؤن تھانے میں FIR درج کروائی تھی. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈکیتی ہوئی تھی, تو 1 سال ہو گیا, اس کے اوپر تو کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ہم تھانہ میں جاتے ہیں تو پولیس والے ہماری بات نہیں سنتے. RPO صاحب نے بلایا تھا, ان کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ FIR نمبر ضرور بتائیے گا. انہوں نے کہا آپ SHO کے پاس چلے جائیں. جی, اپنا FIR نمبر بتائیے گا. بات نہیں سنی. جی جی, اپنا FIR نمبر بتائیے گا تاکہ آپ کی کمپلینٹ کو جو ہے فالو اپ کیا جا سکتا ہو. یہ 2104/21 نمبر ہے اس کا. سیریل نمبر جو ہے وہ والا بتانا ہے, یا جو نیچے نمبر لکھا ہوتا ہے وہ بتائیے. نہیں, سیریل نمبر FIR کا یہ آپ نے صحیح بتایا ہے, 2104/21. ٹھیک ہے جی, بالکل. جی, ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے بس ٹھیک ہو گیا. اس پہ ابھی لے لیتے ہیں. لاسٹ جو کنجوانی سے جنہوں نے کال کی تھی تھانہ گڑھ والے, ان کا یہ ہے کہ فنگر پرنٹس آلریڈی ان کے وقوعے سے ملے تھے 422 والے کے, اور وہ PFS سے گئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم فالو اپ کر لیتے ہیں. اگر وہ کسی سے میچ کرتے ہیں تو ان کا کیس کلیئر. بالکل, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. سر ظفر, ٹرانسپیرنسی انکریج کرنا اور آج کے پروگرام کے تھرو کوشش کرنا. جی بالکل, یہ ٹرانسپیرنسی ہے. اور عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو کھلی کچہریاں ہوتی ہیں یہ بیکار سی ہوتی ہیں, ان میں کچھ نہیں ہوتا. کم سے کم آج ہمیں تو نہیں ایسا لگا. ہم تو سمجھتے کہ جو کچھ بھی ابھی فوری طور پہ فالو اپ لیا ہے ایکٹنگ CPO صاحب نے, اور اس پہ احکامات جاری کیے,
اور نیکسٹ جو جب آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ جو جتنی بھی آج کمپلینٹس آئی ہیں ان پہ کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوگا، اور پھر وہ پچھلے جو ہو چکے ہیں ان کا بھی بتائیں گے، اور جو نیکسٹ کاز لیں گے ان پر اگلے ہفتے تک یقینی طور پہ بہت کچھ ہو چکا ہوگا. تو یہ ایک پازیٹیو سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور ٹرانسپیرنٹ ہے. تو ٹرانسپیرنسی کا دور ہے، اور جہاں ٹرانسپیرنسی ہوگی وہاں کچھ شکوک و شبہات نہیں رہیں گے. میرا خیال یہی بیسٹ وے ہے مسائل کو حل کرنے کا، کہ بند کمروں میں سب کچھ نہ ہو، یا فارمیلٹی کے طور پہ نہ ہو، کچھ کھلی اوپن کورٹ ہے. اوپن کورٹ میں سٹی 41 کی اوپن کورٹ کے ذریعے میں سمجھتا ہوں شہریوں کا ایک جس طرح ہم پہ ٹرسٹ ہے، یہی ٹرسٹ پولیس پہ ایک ڈیولپ ہوگا. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم، آواز سن پا رہے ہیں میری؟ ہلو جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی FIR درج ہو چکی ہے تو اس کا نمبر بھی ضرور بتائے گا، اور کس تھانے میں درج ہوئی ہے یہ بھی بتائے گا. 007112. ٹھیک ہے جی، بتائے گا. تھوڑا اور بتائے گا اس FIR کے حوالے سے کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ مثال یہ ہے کہ اب جو واردات ہوئی تھی 9 لاکھ روپے کی 5 تاریخ کو، 5 تاریخ 9ویں مہینے کی، تو FIR تو ہو گئی، لیکن ابھی تک اس کی کوئی جیو فینسنگ یا جو ملزم وہ پکڑے نہیں گئے، کچھ پتہ نہیں چلا. جی بالکل. اجمل صاحب کچھ پوچھنا چاہیے؟ نمبر آپ نے کیا بتایا؟ 72. آپ کی آواز کم آ رہی. جی اپنا ایک دفعہ پھر FIR نمبر بتائیے گا. FIR نمبر اور تھانہ دونوں بتائیے گا. 007112 تھانہ ٹھیکری والا. 007112 نہیں، یہ تو اس طرح نمبر نہیں. آپ اس کے جو رائٹ کارنر پہ ٹاپ پہ لکھا ہوا نمبر ہے نا وہ بتائیے. وہی ہے سیریل نمبر 007112. چلے ہمیں ابھی ٹریس کروا SSCTKW 007112. نہیں اس پہ نہ جائیں آپ نا، FIR کے رائٹ کارنر پہ جائیں. رائٹ کارنر پہ جو رائٹ کارنر پہ بالکل سیریل نمبر جو ہوتا ہے وہی ہے نا. اچھا جی، ابھی ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں. چلیں جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے 9 لاکھ کی بات چیک کر لیں، جنہوں نے بات کی اپنی FIR کے حوالے سے. ایون تو کچھ نمبر میں آئی تھنک پرابلم ڈیفینیٹلی جی وہ ابھی ہم ویریفائی کر لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا. 9 لاکھ کی بات آتی ہے. جی سر ظفر، جس طرح سے ہم نے آج بھی لیے اور زیادہ تر کیسز کو ایکچولی میں آلریڈی ٹریس کیا جا رہا تھا، اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز ہوں، لمیٹڈ ہمارے پاس چاہے اپرچونیٹیز موجود ہوں پولیس کے اندر، لیکن دا ٹروتھ ہے اس کی کوشش پوری کی جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک وہی سب سے اچھی بات ہے. سر ظفر، اگر آپ ایک لائن میں کچھ کہنا چاہیں ہماری آڈینس کو آج. میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ ضروری ہے، امید رکھنی چاہیے. اور آج کے دور میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور پولیس سے توقع رکھیں ہمارے. بالکل سر، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.